हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संदीप अपूर आयुर्वेद की तरफ से आपका दोबारा स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। थोड़ा हमारा लैग हो गया था वीडियोस का बनाने में, तो अब हम आज एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं आईवी फ्लूइड्स के ऊपर। नॉर्मली हमने लास्ट, अगर आपने देखा होगा, तो हमने एक ड्रग डोज के ऊपर वीडियो बनाई थी, और ड्रग डोज के ऊपर हमने सिंपल पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन और मेफेनेमिक एसिड पे वीडियो बनाई थी। एंटीपायरेटिक जो हमारी ड्रग्स होती हैं उसके ऊपर, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे साथ में। आज हम एक आईवी फ्लूइड वाला कंपोनेंट भी शुरू करेंगे कि अगर हमने बच्चों में आईवी फ्लूइड देना है तो हमने कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे आईवी फ्लूइड देना है उसके बारे में। नॉर्मली क्या होता है ना, अगर आप देखोगे तो एज कम्पेयर टू अडल्ट, है ना, बच्चों में आईवी फ्लूइड की नीड ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चों में एक तो फ्लूइड कंपोनेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट। दूसरा, बच्चे डिहाइड्रेट जल्दी होते हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट। और तीसरी ये चीज़ भी होती है कि अगर आप देखोगे नॉर्मली बच्चों में आपको ये गैस्ट्रोएंटेरिटिस वाले केस ज़्यादा मिलेंगे, लूज मोशन, वॉमिटिंग्स वगैरह केस ज़्यादा मिलते हैं। तो आईवी फ्लूइड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन केस ऑफ चिल्ड्रंस और इन केस ऑफ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे इंडिकेशंस में आईवी फ्लूइड्स के, तो बहुत सारी इंडिकेशंस है वैसे तो, लेकिन कॉमन कॉमन जैसे कि कोई बच्चा लूज स्टूल्स के साथ आ रहा है, या फिर कोई बच्चा प्री मेच्योर डिलीवरी हुआ तो उसको आईसीयू में फ्लूइड चाहिए, कोई बच्चा जो है वो बर्न के साथ आ रहा है। छोटे बच्चों में बर्न बहुत कॉमन है। अगर वो बर्न हमारा 10% या 20% बॉडी सरफेस का हो जाता है तो हमें आईवी फ्लूइड देना ही पड़ता है उस केस में। या फिर कोई बच्चा हाई ग्रेड फीवर वाला है, उसमें भी फ्लूइड लॉस होता है, उस केस में भी हमें आईवी फ्लूइड्स देने हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। अगर कोई बच्चा, जैसे बच्चों में कॉमनली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिल जाती है, तो हमें उस केस में भी आईवी फ्लूइड देना होता है, क्योंकि आपको बच्चे को नील बाय माउथ रखना पड़ेगा। अपेंडिक्स वाले केस होते हैं, पेन एब्डोमेन वाले केस होते हैं, इन सब केसेस में आपको बच्चे को नील बाय माउथ रखना पड़ेगा। तो बहुत सारी इंडिकेशंस है आईवी फ्लूइड्स की। मे बी जिस केस में आपको बच्चे को नील बाय माउथ रखना पड़ रहा है, या फिर प्री ऑपरेटिवली भी बच्चे को नील बाय माउथ रखना पड़ रहा है, या फिर कोई बच्चा लूज मोशंस के साथ आया, कोई बच्चा वॉमिटिंग के साथ आया, कोई बच्चा प्री मैच्योर डिलीवर हुआ, है ना, कोई बच्चा सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, तो बहुत सारी इंडिकेशन है आईवी फ्लूइड्स की। अभी हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा जाएंगे, और धीरे धीरे आईवी फ्लूइड, ये जो हम सारे टॉपिक्स बना रहे हैं ना, जैसे ड्रग डोसेज, आईवी फ्लूइड, सबका ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। धीरे धीरे हम इसको और एलेबोरेट करेंगे और इसकी फिजियोलॉजी पे जाएंगे, लेकिन अभी हम आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ज्यादा बताएंगे इसके। ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम आईवी फ्लूइड्स की बात करें, है ना, तो जब हम आईवी फ्लूइड की बात करते हैं ना, तो जस्ट एक रिवीजन के लिए आपको बता दूं, अगर आप आईवी फ्लूइड की बात करोगे तो आईवी फ्लूइड ऑन बेसिस ऑफ टोनिसिटी, टोनिसिटी यानी कि जो भी आप आईवी फ्लूइड दोगे वो कहां जाएगा, वो जाएगा प्लाज्मा में, है ना, प्लाज्मा में जाएगा। प्लाज्मा मतलब, प्लाज्मा से मतलब क्या समझते हो? अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो आपको पता है कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल्स। ठीक है। तो जो हम आईवी फ्लूइड देते हैं, है ना, जो भी हम आईवी फ्लूइड देंगे वो हमारा कहाँ जाता है, प्लाज्मा में जाता है। और अगर आप ध्यान दोगे तो जब हम बॉडी कंपार्टमेंट पढ़ते हैं ना, जब हम बॉडी कंपार्टमेंट्स पढ़ते हैं, है ना, जब हम बॉडी कंपार्टमेंट पढ़ते हैं, तो जो हमारा बॉडी कंपार्टमेंट है वो आपको पता ही है क्या होता है। एक तो इंट्रावेस्कुलर होता है, ठीक है, एक हमारा इंटरस्टिशियल होता है, और एक हमारा क्या होता है, एक्स इंट्रासेलुलर। ठीक है। तो मींस जब भी हम किसी को आईवी फ्लूइड देते हैं तो बड़ी सिंपल सा फंडा है। देखो, अगर हमारी ये ब्लड वेसल्स है ना, ये हमारी क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल है। ठीक है। ब्लड वेसल के पास हमारा क्या पड़ा हुआ है, सेल पड़ा हुआ है, ये हमारा सेल है, बीच में न्यूक्लियस ले लो, है ना, ये हमारा सेल है। ठीक है। तो जब भी आप किसी को आईवी फ्लूइड दोगे, है ना, ये आपकी बोतल है एनएस की, डीएनएस की, जो भी बोतल है आपकी, है ना, सपोज ये एनएस है ना, तो जब भी आप किसी को आईवी फ्लूइड देते हो तो वो आईवी फ्लूइड हमारा कहाँ जाता है, वो जो हमारा आईवी फ्लूइड है वो हमारा कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल में जाएगा। ब्लड वेसल में कहाँ जाएगा वो जाएगा हमारा इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में जाता है। ठीक है। अब डिपेंडिंग, देखो, अगर आपने शुरू में बायो या केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, हमारे पास दो कंटेनर पड़े हैं, है ना, हमारे पास दो कंटेनर पड़े हैं, और दो कंटेनर में आपने बराबर क्या डाल दिया, दो कंटेनर में आपने बराबर पानी डाल दिया। ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन कि किस में, जैसे सपोज आपने दोनों में बराबर 20 ml इसमें डाल दिया, 20 ml पानी इसमें डाल दिया। ठीक है।
अब अगर आप इसमें देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा सोल्यूट। देखो मेरे को आईवी फ्लूइड थोड़ा बताने से पहले हल्का सा बेसिक बताना पड़ेगा, वरना इसको हम डिटेल में करेंगे। जस्ट एक रिवीजन कि पता तो लगे ना आप क्या पढ़ रहे हो, है ना। किसी भी सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। सोल्यूट और सॉल्वेंट मींस एक होगा वाटर, ठीक है, और एक होगा सॉल्ट्स। तो हर किसी चीज में इक्विलिब्रियम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज होती है उसमें इक्विलिब्रियम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि जितना वाटर इधर होगा उतना वाटर इधर होगा, जितना सॉल्ट इधर होगा उतना सॉल्ट इधर होगा, है ना। जब तक ये चीज बराबर नहीं होती तब तक यहाँ पे वाटर की जो होती है बेसिकली इन और आउट चला रहता है। जैसे ये हमारा ए कंटेनर है, हमारा बी कंटेनर है, इसमें 20 ml वाटर है, इसमें 20 ml वाटर है, वाटर सेम है तो इनकी हाइट भी बराबर रहेगी कंटेनर की, बराबर बराबर रहेगा, 20 ml इसमें रहेगा, 20 इसमें रहेगा, ठीक है। अब अगर आप इसमें सपोज 5 ग्राम NaCl सोल्ट डाल दिया आपने, नमक डाल दिया, इसमें नहीं डाला नमक, ठीक है, तो क्योंकि इसमें नमक ज्यादा है और यहाँ पे मेम्ब्रेन है ना, जो हमारी सेल्स की मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन है, मींस जो सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है ना। तो जब आपने इसमें 5 ग्राम नमक डाल दिया तो ये क्या हो गया, ये जो सॉल्यूशन हो गया, ये इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई। तो जो जहां पे सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाती है उसको बोलते हैं हाइपर, हाइपर मीन ज्यादा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया ये, है ना। ये हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, हाइपरटोनिक, क्योंकि इसमें सॉल्ट हो गया ज्यादा। अब मैंने आपको क्या बोला, कोई भी चीज बराबर होगी, जितना पानी इधर उतना पानी इधर, जितना नमक इधर उतना नमक इधर, ठीक है। तो अब नमक तो जा नहीं सकता दूसरी साइड, नमक थोड़ी ट्रेवल करेगा सेल मेम्ब्रेन से, ट्रेवल क्या करेगा, पानी ट्रेवल करेगा। तो जब तक इसकी जो टोनिसिटी है, टोनिसिटी यानी कि जितनी इसकी ऑस्मोलैरिटी भी बोलते हैं जिसको, ऑस्मोलैरिटी, जितनी टोनिसिटी ऑस्मोलैरिटी इसकी है उतनी जब तक इसकी नहीं हो जाती तब तक वाटर यहां से मूव करेगा इस साइड, ठीक है। तो जब तक ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक, यानी कि जब तक ये वाला और ये दोनों सेम टोनिसिटी के नहीं हो जाते तब तक वाटर इधर से उधर मूव करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फ्लूइड का फंडा यही होता है, जब भी आप किसी को आईवी फ्लूइड चढ़ाते हो तो वो जाता है इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर लिखे तो ज्यादा अच्छा है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर और इंटरस्टिशियल। एक हमारा होता है सेल्स के अंदर जो पानी रहेगा वो होता है इंट्रा सेलुलर, जो वेसल्स के अंदर रहेगा वो होता है मतलब मींस जो सेल के बाहर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर भी तो सेल है ना, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट है। जो आरबीसीज डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट है उनके अंदर जो पानी है वो क्या है, वो भी हमारा इंट्रासेलुलर है, ठीक है। जो सेल्स के बाहर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। अब क्या होता है, जब भी आप देखोगे, देखो न्यूट्रिशन यहां से सेल में भी जाना है, सेल से एक्स्ट्रा पानी बाहर भी आना है, तो जो हमारा 3 कंपार्टमेंट हो गया ना हमारे, है ना, 3 कंपार्टमेंट हो गए। तो ये कंपार्टमेंट हो गया हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये हो गया इंटरसेलुलर फ्लूइड, और जो इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत पानी लीक होता है वो हमारा क्या हो जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसके बारे में डिटेल में करेंगे बाद में, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सिंपल सी बात याद रखो, जब हम आईवी फ्लूइड पढ़ते हैं तो आईवी फ्लूइड में हम टोनिसिटी की बात करते हैं। टोनिसिटी का मतलब क्या, कि जितनी प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी है, जो हमारे ब्लड में जहां पे ग्लूकोज आना है, जितनी इसकी जो हमारी टोनिसिटी यानी कि ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा आईवी फ्लूइड जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा। सपोज जैसे हमने यहां पे हमने क्या किया, हमने जो आईवी फ्लूइड दिया वो था हाइपरटोनिक। आईवी फ्लूइड क्या था, हाइपरटोनिक, नमक उसमें ज्यादा था, है ना। तो यहाँ पे जो आईवी फ्लूइड गया जिसमें नमक ज्यादा है, अब मैंने आपको क्या बोला, अगर इसमें नमक ज्यादा है तो ये नमक सेल के अंदर थोड़ी जाएगा, जब तक इसकी ऑस्मोलैरिटी इंट्रासेलुलर ऑस्मोलैरिटी के इक्वल नहीं हो जाएगी तब तक सेल में से पानी बाहर आएगा, ठीक है, सेल में से पानी बाहर आएगा, कहां पे, एक्स्ट्रा सेलुलर में, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे सपोज किसी को हेड इंजरी होगी या किसी को ब्लीड हो गया ब्रेन में, तो सेल क्या हो जाएगा, सेल स्वेल हो गया, सेल और बड़ा हो गया, ब्लीडिंग है, पानी इकट्ठा हो गया इधर। तो अब आपको सेल में से पानी बाहर निकालना है,
ताकि ब्रेन डेड ना हो, ब्रेन के सेल डिस्ट्रॉय ना हो, तो आप उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन दोगे। जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन प्लाज्मा के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेल में से पानी यहां आएगा तो सेल हमारे साइज में छोटे हो जाएंगे। तो वो काम होता है हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन का। मतलब एक वैसे आपको बेसिक सा बता रहा हूं, है ना। हम टोनिसिटी पे आ रहे थे, मैंने वैसे प्लाज्मा में ले गया आपको ना, क्योंकि पता होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, ब्लड जो हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी में इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर होता है, एक हमारे सेल के बाहर फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, और इनके बीच में एक जहां पे थोड़ा बहुत एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट ऐसा वो लीकेज होती रहती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, उसमें हम डिटेल में आएंगे कि कितना परसेंटेज क्या होता है, कितना क्या होता है। मोटा मोटा आपको बताऊं तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड सबसे ज्यादा होता है बॉडी में, है ना। इंट्रासेलुलर सबसे ज्यादा, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर, फिर सबसे कम इंटरस्टिशियल, है ना। तो अगर हम टोनिसिटी की बात करें तो या तो फ्लूइड होगा हाइपरटोनिक, या तो होता है आइसोटोनिक, या होता है हाइपोटोनिक। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है। मतलब हाइपरटोनिक जो फ्लूइड होता है उसमें जो आईवी फ्लूइड होता है उसकी टोनिसिटी प्लाज्मा से होती है ज्यादा, है ना। हाइपरटोनिक में जो आईवी फ्लूइड रहेगा उसकी टोनिसिटी प्लाज्मा से क्या होगी, ज्यादा होगी। सपोज हमने अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ब्लड वेसल में दिया तो सेल में से वाटर बाहर आएगा। ठीक है, हाइपरटोनिक में सॉल्यूशन अगर हमने दिया आईवी फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर दिया तो वाटर सेल में से बाहर आएगा, सेल इसमें श्रिंक करेंगे, जैसे कि हेड इंजरी होगी। इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा, अभी सिंपल आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता रहा हूं। आइसोटोनिक में क्या रहेगा, आईवी फ्लूइड और प्लाज्मा की टोनिसिटी सेम। ठीक है, नो एक्सचेंज ऑफ आईवी वाटर। ठीक है, वाटर का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टोनिसिटी सेम है बिल्कुल। ठीक है, फिर एक आता है हमारा हाइपो मींस लो, यानी कि आईवी फ्लूइड की जो टोनिसिटी है वो प्लाज्मा से क्या है, कम है। ठीक है, आईवी फ्लूइड की टोनिसिटी प्लाज्मा से कम है। तो अगर इस केस में हम ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसमें देते हैं और ये हमारा सेल पड़ा हुआ है, तो पानी कहां से कहां जाएगा, खुद देखो आप। जब हमने यहां पानी ज्यादा हो गया, नमक कम हो गया, हाइपोटोनिक दे रहे हैं ना, नमक या कम हो गया, तो यहां से पानी सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, और ये हम किस केस में देते हैं, जैसे किसी को डिहाइड्रेशन, है ना, बहुत ज्यादा कोई डिहाइड्रेटेड है ना, तो इसमें पानी कहां से कहां जाएगा, प्लाज्मा से सेल के अंदर जाएगा। इसमें सेल स्वेल होंगे, मीन सेल में पानी जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर एक तरीका और पढ़ते हैं आप आईवी फ्लूइड का। अगर हम एक और आईवी फ्लूइड की बात करें तो एक आईवी फ्लूइड होता है हमारा क्या, जो आप सबसे ज्यादा कॉमन यूज करते हो, क्रिस्टलॉइड्स, और जो कम यूज करते हो कोलाइड्स। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। मींस जो आप फ्लूइड दे रहे हो उसके अगर आप साइज की बात करो तो एक होता है क्रिस्टलॉइड जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, मींस इनका जो मोलिकुलर साइज होता है वो कम होता है इसका, और फिर होता है कोलाइड्स जिनका मोलिकुलर साइज थोड़ा ज्यादा होता है। इसमें आपके सारे फ्लूइड आ जाएंगे, RL, NS, DNS, है ना, जो भी आप देते हो, D5, D10 जो भी है ना, आइसोपी जो भी आप देते हो। ठीक है, उस पर डिटेल में आएंगे कि कौन कौन से फ्लूइड कौन कौन से भी ज्यादा इस पे पड़ेंगे। और कोलाइड्स में आपके सारे, जैसे एल्ब्यूमिन आ जाएगा। ठीक है, एल्ब्यूमिन आ जाएगा जैसे इसमें। फिर आप कुछ ब्लड प्रोडक्ट्स भी देते हो, वो थोड़े और बड़े मोलिकुलर साइज हो गए उनके, है ना। तो एक आईवी फ्लूइड हमारे ये होते हैं, क्रिस्टलाइड, कोलाइड्स और ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये एक हमारा ये फंडा हो गया। अब हम दोबारा वापस आ जाते हैं जो हम बात कर रहे थे कि अगर हम पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में अगर हमने आईवी फ्लूइड देने हैं तो हम आईवी फ्लूइड पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में कैसे देंगे, है ना, इस पे हम आ जाते हैं। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है ना, तो पेशेंट के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि उसको फ्लूइड कौन सा जाएगा। कैसे, जैसे एक तो आप उसको देते हो रिससिटेशन, एक होता है रिससिटेशन फ्लूइड, यानी कि
पेशेंट आया सीवियरली डिहाइड्रेटेड था, है ना, बच्चा आया बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड था, और आपको क्या करना है, आपको उसको रिससिटेट करना है ना। नॉर्मली हम ऐसे ही बोलते हैं ना, जैसे कॉर्ड ब्लू अनाउंस हो गया, कोई कोलैप्स कर गया पेशेंट, तो उसको भी आप तो रिससिटेट ही करते हो ना, है ना। कोई न्यूबॉर्न पैदा हुआ, क्राई नहीं किया, तो आप उसको रिससिटेट करते हो। तो रिससिटेशन का मतलब आप समझते ही हो, है ना, रिससिटेशन फ्लूइड। इसको तो आप देते हो किसमें, इन फॉर्म ऑफ बोलोसिस। और नॉर्मली आप देखते हो कि रिससिटेशन में हम फ्लूइड यूज करते हैं बच्चों के केस में एनएस या फिर आरएल। बहुत छोटा बच्चा है ना, इन्फेंट है तो हम एनएस यूज करते हैं, बड़ा बच्चा है तो हम आरएल यूज करते हैं, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो क्योंकि आप देखते हो छोटे बच्चे का लीवर इतना मैच्योर नहीं होता, और आरएल में आपका लैक्टेट होता है जिसमें लीवर में मेटाबोलाइज होना है, तो सिंपल सी बात है ना, बहुत ही बेसिक सी चीज है। आप एज अ स्टाफ काम कर रहे हो आईसीयू में, पीडियाट्रिक वार्ड में काम कर रहे हो, एज अ पीडियाट्रिक काम कर रहे हो, है ना, एज अ आरएमओ काम कर रहे हो, तो आपको बड़ा सिंपल सा फंडा पता होना चाहिए कि रिससिटेशन फ्लूइड में या तो एनएस यूज होगा या तो आरएल यूज होगा। कई लोग डीएनएस भी देते हैं बड़े बच्चों में रिससिटेशन में, है ना, जैसे कोई बहुत ही हाइपोग्लाइसीमिक है ना, उस केस में हम डीएनएस का बोलस भी देते हैं, डेक्सट्रोज का बोलस भी देते हैं, प्लेन डेक्सट्रोज का बोलस भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन छोटे बच्चों के केस में ना, कई बहुत बच्चे हमने डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले भी देखे हैं, है ना। तो आपको हर चीज पेशेंट के हिसाब से देनी पड़ेगी, पर बेसिक से आपको बता दूं, रिससिटेशन फ्लूइड होता है एनएस या फिर आरएल, और 20 ml पर केजी हम बोलस देते हैं, सिंपल सा फंड है। जैसे सपोज एग्जांपल, कोई बच्चा 10 किलो का आया, आपने उसको सबसे पहले रिससिटेशन फ्लूइड देना, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 200 ml। तो 200 ml आपने उसको बोलस दे दो, सिंपल एनएस का, ठीक है, 200 ml एनएस का बोलस दे दो। और बोलस फास्ट होता है, ओवर 10 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर, बस उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और उसके लिए भी आपको वाइड बोर कैनला चाहिए, ये नहीं बहुत छोटा सा कैनल लगा के बैठ गया। तो पहले तो इंपॉर्टेंट रिससिटेशन फ्लूइड, फिर दूसरा होता है मेंटेनेंस, और ये सबसे ज्यादा कॉमनली मेंटेनेंस फ्लूइड चलता है, आपको पता होना चाहिए मेंटेनेंस फ्लूइड। इस पे हम आएंगे, इस पे हम ज्यादा आज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका बताऊंगा। तीसरा होता है हमारा कौन सा, तीसरा रिप्लेसमेंट या फिर ऑनगोइंग लॉसेस, है ना। मींस कोई एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस वाला बच्चा पैदा आपके पास आया, डिहाइड्रेशन के साथ आया, आपने उसको रिससिटेशन फ्लूइड दे दिया, फिर आपने उसको मेंटेनेंस फ्लूइड चला दिया, लेकिन अभी भी बच्चे का पर्ज रेट ज्यादा है। पर्ज रेट मींस लूज मोशन होए जा रहे हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं अगर एक लूज स्टूल के साथ आप उसको 100 ml ओआरएस दे दो, डिपेंडिंग ऑन वेट ऑफ चाइल्ड, है ना। तो जैसे लूज स्टूल्स हो रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा ऑनगोइंग लॉसेस चल रहे हैं ऑलरेडी, तो उसको आपने रिप्लेस करना है ना। तो उसके लिए एक अलग फ्लूइड होता है, रिप्लेसमेंट है फिर ऑनगोइंग लॉसेस वाला फ्लूइड। कोई बच्चा आपके पास पीडियाट्रिक आईसीयू में एडमिट है, न्यूनेटल आईसीयू में एडमिट है, उसका ऑपरेट हुआ, है ना। अब ऑपरेट होके आपने जब वो बाहर आया, है ना, बाहर आके आपने उसको ब्लड भी ट्रांसफ्यूज कर दिया, बोलस भी दे दिया, मेंटेनेंस फ्लूइड चला दिया, उसको ड्रेन डली हुई है ना, और ड्रेन से थोड़ा 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 बाहर निकल रहा है, या फिर किसी का बिलियरी अट्रेसिया का ऑपरेट हुआ, किसी भी एब्डोमेन का ऑपरेट हुआ और उसको एनजी डली, और एनजी से उसको एस्पिरेट आ रहे हैं, बार बार एस्पिरेट निकल रहे हैं, तो वो भी तो ऑनगोइंग लॉसेस है ना, उसको भी आपने रिप्लेस करना है ना। तो वो रिप्लेसमेंट या फिर ऑनगोइंग लॉसेस में हमारा फ्लूइड आ जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटा है वैसे ये, है ना। हमने बेसिकली, मैंने आपको आज मेंटेनेंस फ्लूइड बताना है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। बस एक आपको छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बस कोई भी आप चीज पढ़ो ना, उसका आपको बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम आईवी फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो आईवी फ्लूइड आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के 3 कंपार्टमेंट है जहाँ पे फ्लूइड जा सकता है, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरस्टिशियल, ठीक है ना। 2/3 हमारा नॉर्मली इंट्रासेलुलर ही होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, इंटरस्टिशियल बहुत ही लेस क्वांटिटी में होता है, उसके ऊपर हम दोबारा बताएंगे। फिर हमने पढ़ा डिपेंडिंग ऑन टोनिसिटी, मींस प्लाज्मा से नमक ज्यादा या कम, बड़ी आम भाषा में बोल रहा हूँ, प्लाज्मा से मतलब किसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, किसमें आपके सोल्ट ज्यादा है, उसके बेसिस पे, है ना। तो हमने पढ़ा हाइपर मींस ज्यादा नमक वाला आईवी फ्लूइड, आइसो सेम नमक वाला आईवी फ्लूइड एज कंपेयर टू प्लाज्मा, हाइपो कम नमक वाला आईवी फ्लूइड एज कंपेयर टू प्लाज्मा, है ना। उसके डिपेंडेंसी पे ही हमारा क्या हो जाएगा, फ्लूइड शिफ्ट कहां से कहां होना है वो आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली हम देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम कॉमनली देते हैं, है ना, ठीक है। हाइपरटोनिक तो तब देंगे ना जब किसी को, अब आपको सेल में से पानी निकालना है तो आप हाइपरटोनिक दोगे, आपको सेल को पानी देना है तो आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दोगे, सिंपल। और एक फ्लूइड ऐसा है जो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारा एक फ्लूइड ऐसा है जो आइसोटोनिक भी और हाइपोटोनिक भी है,
वो आप खुद देखना, कमेंट में मेरे को बताना। जो पहले तो आइसोटोनिक होता है लेकिन बॉडी में जाके वो हाइपोटोनिक बन जाता है ना, तो वो आप खुद बताना, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं मेंटेनेंस की, हम बात कर रहे थे मेंटेनेंस आईवी फ्लूइड, और ये सबको आना चाहिए निकालना ना, सिंपल है। इसके लिए हम एक हॉलीडे सैगर फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों में, नाम नहीं भी याद रखो तो चलेगा, है ना। जैसे हॉलीडे सैगर फॉर्मूला के 3 वर्ड है, वैसे इसका 3 का फंडा है। 3 का फंडा मैं आपको 2 तरह से समझाऊंगा, है ना। 3 का फंडा पर डे के हिसाब से और पर आर के हिसाब से, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है एक रूल, 100, 50 और 20 का, और इसमें याद रखना है 4, 2, 1 का, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे टिल 10 kg, है ना, 10 किलो का कोई बच्चा है ना, तो 10 किलो तक के बच्चे को हमने कितना देना है, फर्स्ट 10 kg को 100 ml पर kg, है ना, पर डे, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, जैसे 10 किलो का बच्चा है, 10 किलो ले लेते हैं, है ना, तो 1 किलो को देना 100 ml पूरे दिन में। 10 किलो के बच्चों को कितना देना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल मैथ, इक्वल टू 1000 ml पर डे, ठीक है। अब अगर हमने इसको पर आर निकालना है, तो आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। और अगर आप इसको मोटा मोटा निकालोगे तो 42 ml पर आर आ जाएगा, मोटा मोटा, ठीक है। 40 ml भी कर सकते हो, है ना। अब ये हो गया हमारा पर आर। और अगर आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है तो बड़ा सिंपल है, देखो टिल 10 kg मैंने आपको क्या यहाँ पे 100 लिया, यहाँ पे आपने लेना 4, है ना। तो 10 किलो का बच्चा है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 40 ml पर आर, ठीक है। लगभग सेम फ्लूइड आ गया आपका मेंटेनेंस फ्लूइड। एक तो ये फंडा हो गया। दूसरा 10 to 20 kg, तो 20 में टिल 10 तो रहेगा कितना, 100 ml पर kg पर डे। उसके बाद 10 से ऊपर जितना भी किलो ऐड होगा उसमें हो जाएगा 50 ml, ये आ जाएगा 50 ml पर kg पर डे, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल, 12 किलो का बच्चा है ना, तो 2 तरह से डिवाइड करना है। 12 किलो के बच्चों में पहले फर्स्ट 10 kg, फर्स्ट 10 kg में तो सिंपल है ना, 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो गया 1000 ml, तो ये हो गया पर डे, ठीक है। फिर अगले जो 2 kg है, 2 kg नेक्स्ट 2 kg वाला जो हमारा 10 किलो से ऊपर 2 किलो है, वो कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 50, कितना हो जाएगा 100 ml, ठीक है। तो 1000 प्लस 100 कितना हो गया 1100 ml, ठीक है। 1100 ml हो जाएगा हमारा पर डे, तो 1100 ml डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1100 बाय डिवाइडेड बाय 24, अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो लगभग 45 ml आप ले सकते हो, है ना। मैं एक्यूरेट नहीं बोल रहा, एक्यूरेट आप निकाल लेना 45 ml पर आवर। और अगर हम इधर देखेंगे इसमें, अगर हम इसके हिसाब से देखें, एग्जाम्पल 12 kg ले लिया हमने, तो पहले 10 के लिए तो यही है 4, दूसरे 10 के लिए कितना है, दूसरे अगले पर केजी कितना है 2 ml हमारा ऐड होगा, तो पहले 10 के लिए तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40 ml पर आर आ रहा था। अगले 2 किलो के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो गया 4 ml पर आर, तो प्लस कर दो 40 प्लस 4 ml कितना हो जाएगा 44 ml पर आर, सिंपल सा फंडा, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। अब तीसरा हम देखते हैं मोर देन 20, ठीक है। मोर देन 20 के लिए वही सिंपल फंडा है, कैसे करेंगे, मोर देन 20 के लिए फर्स्ट 10 के लिए तो क्या रहेगा 100 ml पर केजी पर डे, फिर 10 to 20 कितना रहेगा 50 ml पर केजी पर डे, ठीक है। फिर मोर देन 20 कितना रहेगा 20 ml पर केजी पर डे, इसको नॉर्मली 25 भी ले सकते हो आप, तो 25
ml पर केजी पर डे, ठीक है ना, हाफ हाफ हो रहा है ना, 150 25, ठीक है। फिर सेम यहाँ पे है ग्रेटर देन 20, फर्स्ट 10 के लिए 4 ml पर आर, 4 ml पर केजी पर आर। फिर 10 से 20 के लिए 10 to 20 कितना हो जाएगा 2 ml पर केजी पर आर। फिर ग्रेटर देन 20 के लिए आप क्या ऐड करोगे 1 ml ऐड करोगे हर 1 किलो पे हर 1 घंटे पे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम ले ले तो एग्जाम्पल पहले इसका लेते हैं। कोई 25 किलो का बच्चा है ना, तो 25 किलो के लिए पहले 10 किलो के लिए तो कितना हो गया 1000। फिर अगले 10 से 20 के लिए कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 50 500 ml। फिर अगले 5 किलो के लिए कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हो जाएगा 125 ml, ठीक है। तो ऐड कर दो 1000 500 और 125, 1 ml पर डे, ठीक है 1625 ml। इसको आप 24 से डिवाइड कर दोगे। सेम अगर हम यहाँ पे लें 25 किलो तो पहले 10 के लिए 40 ml पर आर फर्स्ट 10 के लिए, फिर अगले 10 के लिए 20 ml पर आर, फिर अगले 5 के लिए एक हो जाएगा ना तो 5 ml पर आर। तो ऐड कर दो 65 ml पर आर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको 24 से डिवाइड करोगे तो भी लगभग इतना ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेंटेनेंस आईवी फ्लूइड, है ना। सिंपल सा फंडा है, देखो 150 25 4 2 1 4 2 1, है ना। पर बेटर पता क्या रहता है ये वाला करो आप 150, मतलब वो 4 to 1 भी ठीक है, मतलब इजी स्टेप हमें लगता है ना, लेकिन प्रॉपर कैलकुलेट करोगे तो प्रॉपर आएगा। ये मेंटेनेंस फ्लूइड हमारा चलता है, मतलब कोई भी बच्चा एडमिट है तो आपको ये मेंटेनेंस फ्लूइड चलाना है, आईवी फ्लूइड मेंटेनेंस फ्लूइड आपको चलाना है, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, सिंपल सा बड़ा वाला एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल कोई बच्चा आपका 30 किलो का कर लेते हैं, चलो 30 केजी का बच्चा है ना। तो सिंपल अगेन 100 इज फॉर फर्स्ट 10 केजी, ये 10 to 20 केजी और ये ग्रेटर देन 20 केजी, ठीक है। ये भी फर्स्ट 10 केजी 10 to 20 और ग्रेटर देन 20, सिंपल सा फंडा। 30 किलो का बच्चा है तो एक टिल 10 किलो के लिए आप क्या लोगे 10 किलो के लिए क्या लेंगे हम टिल 10 मल्टीप्लाई बाय 100 ml दैट इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है। फिर अगले 10 के लिए मीन्स 10 से 20 के लिए 10 क्या 11 लेंगे इसको, 11 से 20 के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज 500 ml, ठीक है। फिर अगले 10 के लिए यानी कि 21 से 30 के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज 250 ml, ठीक है। इसको ऐड कर दो कितना आ जाएगा 0571 1750 ml। तो ये हमारा पर डे आ गया। फिर 1750 ml डिवाइडेड बाय 24 तो कितना आ जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करें ऐसे मैन्युअली तो नहीं काउंट होगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा बनेगा अप्रोक्सीमेटली 1750 डिवाइडेड बाय 24 73 ml, लगभग 73 ml आ जाएगा, देखो है ना कितना आ जाएगा 73 ml पर आर। यहां अगर हम देखें सेम चीज फर्स्ट 10 केजी के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 40 ml पर, यहाँ ऑलरेडी आर में निकला हुआ है ना, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। फिर 40 ml पर आर हो गया। फिर 11 to 20 केजी के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 20 ml पर आर। फिर 21 to 30 केजी के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 10 ml पर आर, ठीक है। और अगर हम इसको टोटल करें तो हमारा कितना बन जाएगा 70 ml पर आर। थोड़ा फास्ट है लेकिन ये ज्यादा हमारा लगभग एक्यूरेट बनता है, लगभग सेम ही आया है,
ठीक है, ये हमारा मेंटेनेंस आईवी फ्लूइड है और ये आपको आना चाहिए। अब इसमें एक फंडा और दिखा देता हूं आपको। ये तो हो गया हमारा पर आर। अब कई सेंटर में तो ऑलरेडी पीडीएस सेट है जिसमें आप एंटर डालो, मैन्युअली डालो, वो उस हिसाब से चलाएगा। लेकिन कई सेंटर में जहाँ पे आपको ड्रॉप कैलकुलेट करनी है ना, तो ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखो, अगर हम 1 ml की बात करें तो 1 ml में 60 माइक्रो ड्रॉप होती है। अगर हम माइक्रो ड्रॉप की बात करें तो 60 माइक्रो ड्रॉप होती है। अगर हम बड़ा सेट है ना, बीटी सेट है, बड़ा सेट है, उसमें होती है 20 माइक्रो ड्रॉप, सॉरी मैक्रो ड्रॉप। ठीक है, 1 ml में 60 माइक्रो ड्रॉप और बड़े सेट में 20 माइक्रो ड्रॉप। जहां पे आपके पास पीडीएस सेट नहीं है, जहां पे मैन्युअली नहीं दे पाओगे, वहां पे आपको पर आवर को ड्रॉप में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि आप पर मिनट दे पाओ। पर मिनट कितनी बूंदे आपको उसको देनी है ना। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। जैसे हमारा सपोज 70 ml पर आवर निकला, 70 ml पर आवर आपने माइक्रो ड्रॉप नॉर्मल आईवी फ्लूइड से देना है, तो आप कैसे माइक्रो ड्रॉप से देना है, तो आप कैसे दोगे? देखो, 70 ml पर आवर दे रहे हो और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 से डिवाइड कर दिया। और 1 ml में कितनी ड्रिप है? माइक्रो ड्रिप है 60, तो 60 से 60 कट गया, यानी कि 70 ड्रॉप्स पर मिनट। बड़ा सिंपल सा फंडा है। जितनी ml पर आवर है उतने ही ड्रॉप्स पर मिनट माइक्रो ड्रिप सेट में जाएगा। कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, बड़ा सिंपल सा फंडा। जितने ml पर आवर आपका फ्लूइड जा रहा है उतने ड्रॉप्स पर मिनट आपका माइक्रो ड्रिप में जाएगा। अब अगर हम मैक्रो ड्रिप की बात करें, मैक्रो में कई लोग 15-16 मैक्रो ड्रॉप भी लेते हैं, लेकिन मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन के लिया है। अगर हम मैक्रो ड्रॉप की बात करें तो इसी को मैक्रो ड्रॉप में करेंगे तो क्या आएगा? 60 तो आएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, यानी कि 3 नीचे आ जाएगा। अगर हम इसको ऐसे देखें तो 70 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 60 तो आ जाएगा 3, यानी कि 3 2 6 है ना, 10 23 ड्रॉप्स पर मिनट है ना। अगर 15 है तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे सही लग रहा है। तो जब हम माइक्रो ड्रॉप की बात करते हैं तो जितने ml पर आवर है उतने ड्रॉप्स पर मिनट जाएगा। जब हम मैक्रो ड्रॉप की बात करते हैं तो उसको सिंपल 3 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। बस जितने ml पर आवर आ रहा है उसको 3 से डिवाइड कर लो, ज्यादा कैलकुलेशन आपको करनी ही नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत बेसिक सिंपल सा फंडा है ना। मेंटेनेंस आईवी फ्लूइड कभी नहीं भूलना चाहिए आपको। ये कैलकुलेट ड्रॉप में भी बता दिया मैंने आपको, ml पर आवर भी बता दिया है ना। कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है ना। अब एक एग्जांपल लास्ट और ले लेते हैं ताकि आपकी रिवीजन दोबारा हो जाए। जैसे सपोज हम 15 किलो का बच्चा लेते हैं, यहाँ भी 15 किलो का बच्चा लेते हैं, तो फर्स्ट 10 kg के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 1000 ml। और अगले 5 के लिए, अगले 5 kg के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज 250 ml, टोटल 1250 ml। ठीक है, पर डे। तो 1250 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, कर लो कैलकुलेट कितना आता है। 1250 को अगर हम 24 से डिवाइड करें लगभग 50 आएगा, जहां तक मेरे को लगता है। 1250 डिवाइडेड बाय 24 52 ml पर आवर आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 52 ml पर आवर। यहां बात करें तो फर्स्ट 10 kg के लिए 10 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 40 ml पर आवर। अगले 5 kg के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 10 ml पर आवर, तो टोटल आ जाएगा 50 ml पर आवर। देखो अभी भी 2 ml का फर्क है, तो ये बेस्ट है कैलकुलेट करने। तो फटाफट अगर आपको नहीं कैलकुलेटर है, बहुत सारे पेशेंट है, तो ऐसे कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है, फिर ड्रॉप में कन्वर्ट करें तो मैंने आपको बोला था जितने ml पर आवर होगा उतनी माइक्रो ड्रॉप पर मिनट, तो 50 ड्रॉप पर मिनट ये हो जाएगा हमारा माइक्रो ड्रॉप। और जितने ml पर आ रहा है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मैक्रो ड्रॉप। तो 52 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 1 22, 3 7 21 ड्रॉप पर मिनट, ये हो जाएगा मैक्रो ड्रॉप के लिए। सिंपल है ना, बड़ा बेसिक सा है मेंटेनेंस फ्लूइड कैलकुलेट करने का, कभी नहीं भूलना चाहिए आपको, बहुत इजी। ठीक है, तो ये हमारा मैक्रो और माइक्रो ड्रॉप के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बता देता हूँ। जैसे आप देखो, आपने जब आप पीडियाट्रिक में काम कर रहे हो
वार्ड में काम कर रहे हो, है ना, हर जगह काम कर रहे हो, तो कई लोग आपको बोल देते हैं इसको 1.2 मेंटेनेंस चला दो, 1.2 मेंटेनेंस चला दो, कई बोलते हैं 1.5 मेंटेनेंस चला दो फ्लूइड। किसी को लगता है बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बच्चा डिहाइड्रेटेड है, हमने रिससिटेशन तो दे दिया, लेकिन हमने नॉर्मल मेंटेनेंस नहीं देना। नॉर्मल मेंटेनेंस में जितना आपने कैलकुलेट किया वो नॉर्मल मेंटेनेंस है। कई लोग बोलते हैं 1.5 मेंटेनेंस चला दो, 1.5 मेंटेनेंस चला दो। मतलब सपोज जैसे हमने 20 किलो के बच्चे का 15 वाला ले लेते हैं, राउंड फिगर ले लेते हैं, अभी 15 का निकाला ना, 15 किलो के बच्चे का हमारा 50 ml, मोटा मोटा राउंड फिगर 50 ml पर आवर फ्लूइड आया। अब हमने बोला इसको 1.5 मेंटेनेंस चला दो, है ना, ये हमारा फुल मेंटेनेंस है, नॉर्मल मेंटेनेंस। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1x, ये हमारा नॉर्मल मेंटेनेंस है ना। अब आपको 1.5 चलाना है, यानी कि ये तो नॉर्मल मेंटेनेंस है, जितना आपने चलाना है उसको x को यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंपल, जैसे 50 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मेंटेनेंस चलाना है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75 ml पर आवर, है ना। आपको 1.2 मेंटेनेंस चलाना है, तो 50x ले लो, 1.2 तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो गया, 2 2 0 2 5 10, है ना, 150, है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा, मेरी ना कभी कभी मैथ एकदम आता नहीं मेरे से तेज, मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर में ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.2 60, है ना, 60 ml पर आवर हो जाएगा 1.2 मेंटेनेंस। कोई आपको बोला 1.8 मेंटेनेंस ला दो, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.8, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई 1.8 अगर आप देखो तो मोटा मोटा आपका हो जाएगा 90 ml हो जाएगा, जहां तक मेरे को लगता है 90 ml पर आवर। बस मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको करना है, ठीक है, सिंपल। कोई बोला कम कर दो, 0.75 मेंटेनेंस चला दो, कि बच्चा खा भी रहा है ना, फ्लूइड हम मेंटेनेंस, थोड़ी आई स्वेल्स हो रही है ना, तो हम थोड़ा फ्लूइड कम कर देते हैं, प्रॉपर नहीं खा रहा बट थोड़ा खाना शुरू कर दिया, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0.7 कर दो इसको, है ना, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.7, लगभग ये हमारा हो जाएगा 38 ml पर आवर। कैलकुलेट कर लेना आप। कोई बोलेगा हाफ मेंटेनेंस, हाफ कितना हुआ 0.5, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मेंटेनेंस कितना हो जाएगा 25 ml पर आवर, ठीक है, समझ गए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कितना मेंटेनेंस चलाना है, कैसे चलाना है, ये भी एक अलग से फंडा है, ठीक है। बड़ा सिंपल है ना, 1x याद करना, बस x में 1 को नॉर्मल मेंटेनेंस डाल दो और x को क्या डाल दो, जितना भी आपको उसको चलाना है, कम चलाना है ज्यादा चलाना है, उसको मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा फंडा, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं, फिर हम या तो अपने सीनियर्स को पूछते हैं, नर्सिंग स्टाफ है तो हम जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर उसको पूछते हैं, ऑन ड्यूटी डॉक्टर को नहीं ध्यान आता, फिर वो कैलकुलेट करता है ना। तो बड़ा सिंपल सा फंडा, आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली सिंपल आईवी फ्लूइड पे ना एक मेंटेनेंस पे जस्ट छोटा सा वीडियो था। हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे कि हम हमारे जो डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट है उसके बेसिस पे, और साथ में जो हमारा हाइपोटोनिक एग्जांपल्स है, क्रिस्टलोइड कोलाइड्स के एग्जांपल्स है। लेकिन अगर आपको मेंटेनेंस कैलकुलेट करना है तो यही फंडा है मेंटेनेंस कैलकुलेट करने का। रिससिटेशन फ्लूइड तो हमारा है ही 20 ml पर आवर के हिसाब से हम देते हैं। बर्न्स के केस में अलग फॉर्मूला होता है, वो हम अलग से पढ़ेंगे बर्न के केस में, बट ये हमारा एक नॉर्मल पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में। और जब भी आपके पास कोई बच्चा वार्ड में आता है, एपीडी में, एनआईसीयू में, पिक्को में, कहीं भी आता है, तो आपने इसको खुद इस वीडियो को देख के बार बार और अपने आप पहले फ्लूइड कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद जो डॉक्टर ने लिखा है फिर उसको देखो, है ना, तभी याद होगा। जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक याद नहीं होगा। तो कितना भी कोई आपको कितना भी अच्छा पढ़ा ले, आप भूल जाओगे एक हफ्ते के बाद। आपको उसको रिवाइज करना है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, है ना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमारा हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये हमारा जो बच्चे 10 दिन से ऊपर होते हैं, है ना, 10 डेज से ऊपर, उनके लिए है। जो प्री टर्म बेबीज हैं, जो निक्कू के बच्चे हैं, उनके लिए अलग है। फर्स्ट डे कितना फ्लूइड जाएगा, सेकंड डे कितना जाएगा, थर्ड डे कितना जाएगा, फोर्थ डे कितना जाएगा, वो अलग है, वो हम अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन एनआईसीयू के अलग है, ये हमारा नॉर्मल 10 या 11 दिन से ऊपर जो बच्चे हैं उसके लिए मे फ्लूइड उस हिसाब से देते हैं, ठीक है। मतलब 10-11 में नहीं बोलूंगा, न्यूनेट्स के लिए अलग से कैलकुलेशन है। 28 डेज का हमारा न्यूनेट होता है, उसके लिए अलग से कैलकुलेशन है। और ये हमारी नॉर्मल पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, या फिर जो न्यूनेट से ऊपर है, जो पीडियाट्रिक में आते हैं, मोर देन 28 डेज के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से।
ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी।